Good morning, class 7. Very good morning to all of you students. Yes, today we are going to read very important chapter number 6 from geography, and the chapter name is natural vegetation and wildlife. Yes, ये जो chapter है बहुत important है और आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. So first of all, I am going to describe all the topic from this chapter. So student, we are going all this topic from this chapter. First one is the types of natural vegetation. Actually आज हम जानेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन के टाइप्स क्या होते हैं, राइट? क्या है नेचुरल वेजिटेशन, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें आते हैं, राइट? उसके बाद जैसे कि इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो हम फॉरेस्ट पढ़ेंगे. फॉरेस्ट में फॉरेस्ट क्या है जो कि नेचुरल वेजिटेशन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है? फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे. बेसिकली फॉरेस्ट में के अंदर आने वाले टॉपिक जो है वो है बेसिकली ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसके जो अंदर आता है. फिर है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, राइट? ये क्या है मैं टॉपिक में डिस्कस करूंगा वन बाय वन. फिर आता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, लाइक और ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड टेम्परेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डिसीडियस एंड टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट करके आते हैं. मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा. आगे हम देखेंगे दैट इज द मेडिटेरेनियन वेजिटेशन एंड कॉनिफरस फॉरेस्ट करके है. फिर आगे हम इसके बारे में जानेंगे ग्रासलैंड. ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को एक्सप्रेस करती है. अब कैसे करती है, कौन कौन सी चीजें इसके अंतर आती हैं, वन बाय वन हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है. सालिमा का एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो वो कहीं घूमने गई थी, राइट? समर कैंप में घूमने गई थी, उसने अटेंड किया था और उसने मनाली विजिट किया था जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है? उसके वहाँ पे बहुत सारे क्लासमेट भी थे उसके. उसने वन बाय वन सारी चीज़ों को देखा और सरप्राइज हो गई कि वहाँ काइंड ऑफ कह सकते हैं कि बहुत लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन वहाँ देखी उसने. जंगल देखा, फुट हिल देखा, दैट मीन्स पूरे नेचर से वो फैमिलियर हुई बहुत हद तक. तो आगे कहता है फ्रॉम सालिमास ऑब्जर्वेशन वी समराइज दैट देयर आर क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ द लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ द वेजिटेशन. बिल्कुल, सालिमा ने जो देखा एक्चुअली यहाँ पे जो दिया है उसके बारे में दिखाया कि सालिमा जब कैंप पे गई थी किन किन चीज़ों से वो रूबरू हुई, किन किन चीज़ों को उसने देखा, और उसके ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि बहुत ही गहरा संबंध है किन किन चीज़ों का. कैरेक्टर कह सकते हैं हाइट ऑफ द लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ द वेजिटेशन. कैसे, जरा इस पे नजर डालते हैं. With the changes in height, the climate changes that change natural vegetation. The growth of vegetation depend on temperature and moisture. ऐसे बिल्कुल जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, चेंज हाइट पे जाएंगे, कहीं ना कहीं वहाँ का जो क्लाइमेट और वेदर तो चेंज होगा, साथ साथ वेजिटेशन जो है नेचुरल वेजिटेशन वो भी चेंज होते रहेंगे, वो भी अलग अलग हमें देखने को मिलेंगे. कैसे? और इतना ही नहीं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब वेजिटेशन चेंज हो रहा है हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसका संबंध कहीं ना कहीं किस चीजों से है? इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन the growth of vegetation depend on temperature and moisture. yes, temperature यानी तापमान और moisture की सारी चीजें ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, यानी वेजिटेशन कितना ग्रोथ करता है, क्या क्या चीजें ग्रोथ करती हैं उसमें, किस तरह से ग्रोथ करता है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड करती है. इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल. और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो स्लोप जो होता है, यानी कि आप किस जगह पे एक्चुअली आपका वेजिटेशन एग्जिस्ट कर रहा है, वो उसको वहां के स्लोप कैसा है उस पर डिपेंड करता है. ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है. और थिकनेस ऑफ सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट, जो सॉइल का वहां पे थिकनेस कितना है, किस तरह का सॉइल है, कौन सा सॉइल है, उसके उस इन्वायरमेंट, उस मॉइस्चर, उस टेम्परेचर के लिए पोर्टेबल है भी या नहीं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फैक्टर करती हैं इसमें. द टाइप ऑफ थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज द variation in this factor natural vegetation are generally classified into three broad categories. yes, natural vegetation जो है वो basically three broad category पे डिपेंड वेरी करते हैं. लेकिन एक चीज और यहाँ पे है, वो कह रहा है the types and thickness of the natural vegetation vary place to place. अलग अलग जगहों पर अलग अलग आपको सॉइल का जो थिकनेस है वो देखने को मिलेगा. हो सकता है कि
हिली एरिया के जो थिकनेस है सॉइल का वो कुछ और हो सकता है आप प्लेन पे जाओगे वहां कुछ और हो, तो कहीं ना कहीं प्लेस टू प्लेस ही वेरी करता है, ठीक है, क्योंकि ये सारे फैक्टर जो है अलग अलग, जैसे टेम्परेचर हिली एरिया का अलग होगा, नॉर्मल एरियाज का अलग होगा, राइट, फॉरेस्ट का अलग होगा, तो कहीं ना कहीं सब फैक्टर्स की वजह से वेरी करता है। और जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको बेसिकली हम 3 ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं, जो कि है बेसिकली पहला है हमारा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, ठीक है, हम जानते हैं फॉरेस्ट क्या है। पहले सबसे पहले विच ग्रो द फॉरेस्ट विच ग्रो वेयर द टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर पेनफुल टू सपोर्ट ट्रीज कवर डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर डेंस एंड फॉरेस्ट टू बी ग्रोन। बिल्कुल, फॉरेस्ट जो है उसका भी वो भी एक तरह का कह सकते हैं कि वेदर क्लाइमेट वहाँ के हर वो फैक्टर्स पे डिपेंड है, जो कि फॉरेस्ट ग्रो करने में हेल्प करता है। जैसे कि जहां पे टेम्परेचर और रेनफॉल जो है प्रचुर मात्रा में, यानी कि वहां का जो टेम्परेचर और जो बारिश जो है भरपूर मात्रा में होती है, वहां पे कहीं ना कहीं फॉरेस्ट जो है बहुत ही एकदम कह सकते हैं कि अच्छी जगह है वहां फॉरेस्ट ग्रोथ करने का। डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। और हाँ, इन सब के फैक्टर की वजह से डिपेंड करता है कि फॉरेस्ट या तो डेंस यानी घना है या फिर खुला जंगल, ये डिपेंड करता है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, फॉरेस्ट कैसा है, वहाँ के काइंड ऑफ टाइप ऑफ सॉइल कैसे, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। दूसरा जो है वो ग्रासलैंड है। यस, ग्रासलैंड जो है which grown in the region of moderate rain। बिल्कुल, जहां पे मॉडरेट रेन यानी हल्की फुल्की बारिश होती है, बहुत ज्यादा नहीं, मूसलाधार बारिश नहीं, मॉडरेट रेन जहां होती होगी, वहां पे बेसिकली वहां के जो एरियाज होते हैं, वहां के जो लैंड होता है वो बेसिकली ग्रासलैंड। ग्रासलैंड देखने से जहां ग्रासलैंड डेवलप करता है उस एरिया में ये सारे फैक्टर्स अगर अकर्ड करते होंगे तो ही वो ग्रासलैंड के कैटेगरी में आएगा, जो कि विच ग्रोन इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। बिल्कुल, आ गया था श्रब्स। श्रब्स क्या है? थ्रोनी श्रब्स एंड स्क्रब ग्रो इन द ड्राई रीजन। यस, फिगर 6.2 को देखोगे तो नुकीला कांटेदार अगर ऐसा कुछ झाड़ियां जो होती हैं वो कहाँ होती हैं? बेसिकली ड्राई रीजन में होती है, जहाँ सूखा प्रदेश लाइक कह सकते हैं, जहाँ पानी की कमी हो, मॉइस्चर का भी वहाँ का जो है और टेम्परेचर वो डिफरेंट हो, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सालिमा was sharing her experience of Himalayan trip with her father. Her father visited various places in the world. He told Salima about his observation of the variety of vegetation in different part of the different country. बिल्कुल सही बात है, जब सालिमा अपने सारे एक्सपीरियंस में फादर से शेयर करती है, जो उसके फादर अलग अलग डिफरेंट के वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर, सॉरी, अलग वर्ल्ड के अलग अलग डिफरेंट प्लेसों पे जा चुके हैं, उनसे वो शेयर करती है, वो बताते हैं कि हाँ आप तुम तो यहाँ यानी कि तुम हिमालयन रीजन की बेसिक की बात करो, मैं बहुत सारे जगहों पे जा चुका हूँ जहाँ का वेदर क्लाइमेट जो है बिल्कुल हमारे यहाँ से अलग है, अलग अलग समय पर अलग अलग क्लाइमेट्स वेदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ही मेंशन अबाउट द कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन। उन्होंने कॉनिफेरस जो है फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस किया, जो कि कहाँ पड़ता है? सब पोलर रीजन। थ्रोनी bushes in the desert, thick tropical hardwood forest in the humid region and many more। उन्होंने बहुत अलग अलग काइंड ऑफ फॉरेस्ट के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट हैं, ऐसे चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, जो कि अलग अलग कंडीशन के साथ अलग अलग जगहों पे क्या होते हैं? ग्रोन करते हैं। फिर कहता है Salima realized the Himalayan have also all the variety of vegetation, बिल्कुल, which one can be while moving from the equator to the polar region। और सालिमा को कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये पता लगता है कि हाँ, हिमालयन रीजन जो है वहाँ हर तरफ कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो है वेजिटेशन उसको वहाँ देखने को मिलते हैं। जिससे यहाँ लिखा है हिमालयाज हैव ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ वेजिटेशन विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन। यानी कि इक्वेटर से जब हम पोलर रीजन की तरफ जाएंगे, जितने भी वेराइटीज के वहां पे चीज वेजिटेशन है वो कहीं ना कहीं उनमें से मोस्टली जो है वो हिमालयन रीजन मिल जाएंगे। The changes are the typical type of natural vegetation occur mainly because the changes of climatic conditions। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो। कह रहा था चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन occur mainly because of the changes of climate। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट की चेंज होने की वजह से कहीं ना कहीं ये सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कंडीशन। Let us get to the know about different types of natural vegetation of the world which their characteristic features
एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इन देयर, बिल्कुल। और भी ऐसे बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जानेंगे जो कि वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में वो अकर्ड होते हैं, ग्रोथ करते हैं, जहाँ पे हैबिटेट्स जो हैं या बोलते हैं वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट जो वहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टॉपिक से जो कि फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट स्टार्ट करता है, फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में सारे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं, राइट। इसकी बात कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। हम देखें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एक्चुअली क्या है, तो यहाँ दे रहा है दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेनफॉर फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट, हाँ, अगर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी इसके नाम से जानते हैं। लाइक फिगर 6.3 आप देखोगे तो समझ में आएगा किस तरह के ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, आपको आइडिया मिलेगा। कह रहा दिस थिक फॉरेस्ट अकर इन रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। अगर पूछे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पाया जाता है बेसिकली, तो आप बता सकते हो दिस थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन नियर टू द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। दिस रीजन आर हॉट एंड रिसीव हेवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। हाँ, ये कारण है इस तरह के फॉरेस्ट को यहाँ ग्रोथ करने का। कह रहा है ये जो रीजन है, ये जो एरिया है, आर हॉट एंड रिसीव हेवी रेनफॉल, जो कि गर्म भी और इतना ही नहीं, साथ साथ बहुत भारी मात्रा में यहाँ बारिश भी होती है, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, पूरे सालों भर। इसकी वजह से यहाँ पे इस तरह के पेड़ जो है प्लांट्स जो वेजिटेशन वो ग्रोथ करते हैं। As there is no particular dry season, the trees do not shed their leaves to along altogether. This is the reason they are called evergreen। और हाँ, अगर पूछे कि evergreen forest इसका नाम क्यों पड़ा, इसे evergreen क्यों कहते हैं, तो कह सकते हैं कि सबसे पहले तो ये बहुत ही यहाँ का जो वेदर है बहुत ही हॉट है, और इसके साथ साथ रेनफॉल यहाँ प्रचुर मात्रा में होती है, बहुत बार पेनफुल वे में होती है, राइट। और इतना ही नहीं, यहाँ कोई ड्राई सीजन नहीं है, जिसकी वजह से क्या है यहाँ के पत्ते जो है बहुत ही घने मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से इसे एवरग्रीन कहते हैं। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करने लायक है। द थिक canopies of the closely spread tree do not allow the sunlight to penetrate and inside the forest even the dry time. Hardwood tree like rosewood, ebony, mahogany and आर कॉमन हियर। हाँ, इस तरह के जो ट्रीज है, मेहगोनी का नाम आपने अक्सर सुना होगा, मेहगोनी ट्री जो होती है, रोज वुड ट्री होती है, इबोनी ट्री होती है, ये सब ट्री जो यहाँ पे बेसिक तौर पे पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो पत्ते जो बहुत घने होते हैं, जो कि सन लाइट को जो है नीचे तक पहुंचने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ इसको एवरग्रीन का भी नाम दिया गया। और यहाँ पे बेसिकली होने वाले जो प्लांट्स हैं उसका नाम जो है आप अंडरलाइन कर सकते हो। आगे आते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट क्या है। अभी हमने जाना एवरग्रीन और ये भी जाना एवरग्रीन क्यों कहते हैं, लेकिन अब बात करते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट क्या है। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट आर द मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ द इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका। फिगर 6.4 जब आप देखोगे तो समझ में आएगा इसे डिसीडियस फॉरेस्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये बेसिकली मॉनसून के वाले रीजन में ये फॉरेस्ट जो है पाया जाता है, जहाँ पे वर्षा होती है, मॉनसूनी वर्ष कह सकते हैं। दिस रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, और यहाँ पे सीजनल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, बिल्कुल। Trees shed their leaves in the dry season to conserve water. The hardwood tree found in this forest are seal, teak, neem and sesame। हाँ, और एक खास बात ये है कि इसकी जो tree shaded कह सकते हैं, this region experience seasonal changes। हाँ, trees shed their leaves, और कहीं ना कहीं अपने leaves को क्या करते हैं, शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में क्या करते हैं, अपने पत्तों को ये शेड देते हैं ताकि इसमें पत्तों में नमी बनी रहे, और जिससे कहीं ना कहीं जो ट्री का है पोषण वो बना रहे। इसकी वजह से जैसे कि कह सकते हैं कि जो वाटर को कंजर्व करके रखा जा सके, ये सब रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे इस तरह के पेड़ जो है ड्राई सीजन में भी बहुत अच्छी तरीके से फलते फूलते हैं। कौन कौन से पेड़ इसके अंदर आते हैं, बेसिकली बात करें साल, टीक, नीम एंड शीशम। इस तरह के जो है हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर। जो हार्डवुड ट्री होते हैं वो बेसिकली फर्नीचर बनाने के बहुत ही उपयोग में आते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल, और इतना ही ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शनल मटेरियल को भी इसमें यूज में आता है। बेसिकली कहें तो
लेकिन आगे कहता है टाइगर, लायंस, एलिफेंट, लंगूर्स एंड मंकी आर देयर कॉमन एनिमल्स ऑफ दिस रीजन। हाँ, इस तरह के जो एनिमल्स है वो बेसिकली इस रीजन में पाए जाते हैं, लाइक ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, फिगर 6.5, 6.6 एंड 6.8 देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आगे आते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पर टेम्परेट हमने जाना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन या एवरग्रीन क्यों कहते हैं वो जाना, ट्रॉपिकल डिसीडियस जाना, इसमें कौन कौन से पेड़ होते हैं। अब हम आते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के एक अलग काइंड फॉरेस्ट है, इसके बारे में सुनते हैं। The temperate evergreen forests are located in the mid latitudinal coastal region। फिगर 6.7 देखेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरह के ये फॉरेस्ट के बारे में बात हो रही है। They are commonly found along with the eastern margin of the कंटिनेंट्स। एग्जाम्पल इन साउथ ईस्ट यूएसए। बिल्कुल, अगर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो ये बेसिकली वैसे जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद द ईस्टर्न मार्जिन, जहां पे जिस कंटिनेंट में हो, ईस्टर्न मार्जिन यानी कि अगर बात करें पूर्वी मार्जिन की बात करें, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख लें ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राजील। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्री लाइक ओक, पाइन एंड इक्यूलिप्टस एटसेट्रा। और हाँ, इसमें हर तरह के, जैसे कि अभी हमने जस्ट पिछले टॉपिक में बात की, यहाँ हार्डवुड जो है वो ट्रॉपिकल डिसीडियस में पाए जाते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल एवरग्रीन की बात करें इसमें दोनों तरह के पेड़ पाए जाते हैं। हार्डवुड भी होते हैं और दूसरे तरह के भी होते हैं, सॉफ्टवुड भी होते हैं ट्री। जैसे कि ओक की बात करें, ओक है, पाइन का जो यहाँ पाया जाता है, और इक्यूलिप्टस और भी कई तरह के हैं जो पाए जाते हैं। लेकिन अगर इसके बाद अगर हम बात करें टेम्परेट डिसीडियस की बात करें, तो टेम्परेट डिसीडियस में देखते हैं क्या है, एज वी गो टुवर्ड द हायर लैटिट्यूड। यस, अब यहाँ हम लोग थोड़े हायर लैटिट्यूड पे आ चुके हैं। There are more temperate deciduous forest। फिगर 6.11। ये अगर हम फिगर 6.11 को देख रहे हैं तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट जो है वो किस तरह के होते होंगे। मैं फिर से बोल दूं, as we go toward the higher latitude there are more temperate deciduous forest। Yes, these are found in the northeastern part of USA, China, New Zealand, चिली एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन लाइक वेस्टर्न यूरोप। और हाँ, ये जितने भी आप इसे अंडरलाइन कर सकते हो, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे ये फॉरेस्ट हमें दिखना स्टार्ट होंगे प्रचुर मात्रा में। जिसके कुछ कंट्रीज के भी नाम दिए, ये सारे कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं जहां ये फॉरेस्ट देखने को मिलता है। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। इसका भी सेम वही कंडीशन है, ये ड्राई सीजन में अपने लीव्स को जो है शेड देता है, राइट। The common trees are oak, ash, beech, etc. Deer, foxes, wolf are the animal commonly found in। हाँ, और इसमें अगर एनिमल्स की बात करें, राइट, तो कौन कौन से हैं, डियर हैं, फॉक्सेस हैं, wolves are the animal commonly found in this kind of forest। Birds like यहाँ है pheasants, मोनल्स करके है, आर आल्सो फाउंड हियर। फेजेंट मोनल्स करके एक वर्ड्स है, वो भी यहाँ देखने को मिलेंगे। फिगर 6.9 एंड फिगर 6.10 देखेंगे तो थोड़ा और हमें क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ है एक फिसेंट करके है, फिसेंट एक पक्षी है, एंड मोनल, ये मोनल एक पक्षी का नाम है जिसके बारे में जानते हैं, मोनल। ठीक है, ये यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप आगे बात करें तो क्या है अगला टॉपिक, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन क्या है, जरा इसके बारे में बात करें। बेसिकली इसे हिंदी में भूमध्य सागर फॉरेस्ट कहते हैं, लेकिन जरा बात करें क्या है। यू हैव लर्न द मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट आर कवर्ड बाय द टेम्परेट एवरग्रीन एंड डिसीडियस ट्री। अभी हमने जाना कि ठीक है, अभी हमने किस में बात किया, अभी जस्ट हमने प्रीवियस टॉपिक्स में बात किया। यू हैव लर्न द मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन, जितने भी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन है किस प्रकार के ट्री से घिरे हुए हैं, ऑफ द कंटिनेंट्स आर कवर्ड विद द टेम्परेट एवरग्रीन एंड डिसीडियस फॉरेस्ट। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, ठीक है, डिसीडियस ट्री से भरे पड़े हैं। द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट्स आर डिफरेंट। लेकिन वेस्ट एंड साउथ वेस्ट के जितने मार्जिन है कंटिनेंट्स के, वो टोटली इससे अलग हैं। कैसे अलग हैं देखते हैं। They have
मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, उनके पास मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है, वो कहे जाते हैं। अब ऐसा क्या कारण है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन का? सबसे पहले तो फिगर 6.12 आप लोग देखोगे तो यहाँ पे अलग तरह के जो है वेजिटेशन प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं। इट इज मोस्टली फाउंड इन द एरियाज वेयर द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप। अच्छा, यूरोप में जो मेडिटेरेनियन सी है उसके आसपास देखे जाने वाले फॉरेस्ट को हम लोग मेडिटेरेनियन वेजिटेशन के नाम से जानते हैं। सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, हेंस द नेम। और हाँ, ये सिर्फ यूरोप नहीं, यूरोप में भी, अफ्रीका और एशिया में पाए जाने वाले इसके प्लांट है वेजिटेशन, उसके बारे में जानते हैं। द काइंड ऑफ वेजिटेशन आर आल्सो फाउंड इन आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन इन कैलिफोर्नियन यूएसए। बिल्कुल, इन सब के बावजूद भी कैलिफोर्निया जो है यूएसए में, वहां पर भी इस तरह का वेजिटेशन अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि वो जो है वो कोस्टल एरिया, इस तरह के एरिया से बिल्कुल दूर है। इस तरह के एरिया कहने का मतलब मेडिटेरेनियन रीजन जो है उससे वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, कैलिफोर्निया यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न एंड साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जगह हैं, यहाँ पे भी इस तरह के यानी कि मेडिटेरेनियन वेजिटेशन आपको देखने को मिलेंगे। आप फिगर 6.12 जब देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि एक्चुअली हम किस तरह के वेजिटेशन में बात कर रहे हैं। These regions are marked for hot, dry summer and mild rainy waters। बिल्कुल, ये जो जितने भी रीजन्स के नाम हमने लिए, ये बेसिकली किस चीज के लिए जाने जाते हैं? ये जितने भी रीजन आर मार्क्ड फॉर द हॉट ड्राई समर। यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ही गर्मी पड़ती है, समर में सूखा प्रदेश है। एंड माइल्ड रेनी वाटर, यहाँ बहुत ही माइल्ड मतलब कह सकते हैं गुनगुना हल्का फुल्का रेनी वाटर यहाँ देखने को मिलते हैं। Citrus fruit such as orange, figs, olive and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate, yes, what they want to do. Yes, there isn't much wildlife here। हाँ, यहाँ पे सिट्रस फ्रूट जो है वो बेसिकली मिलते हैं, जिसमें कुछ आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो, ऑरेंज, फिग्स, ऑलिव, ग्रेप्स, इस तरह के फ्रूट्स बेसिकली यहाँ मिलते हैं फ्रूट्स। और हाँ, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पीपल जो यहाँ पे है रिमूव द नेचुरल वेजिटेशन, वो सारे नेचुरल वेजिटेशन रिमूव कर देते हैं। किस लिए? टू कल्टीवेट व्हाट दे, वो जो कुछ भी बोना चाहते हैं, जो कुछ भी कल्टीवेट खेती करना चाहते हैं उसका खेती करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के फॉरेस्ट को वो क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से ये काइंड ऑफ थिंग कह सकते हैं फ्रूट मिलते हैं, काइंड ऑफ फ्रूट मिलते हैं आपको। और यहाँ वाइल्ड लाइफ बहुत कम देखने को मिलता है। कहते हैं देयर इजंट मच वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ एक्चुअली नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं कोनीफेरस फॉरेस्ट। यस, कोनीफेरस की अगर कोन की बात आ गई, कोनीफेरस तो कहीं ना कहीं इसको हम हिंदी में कह सकते हैं शंकुधारी जंगल कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम है कोनीफेरस फॉरेस्ट। अब कोनीफेरस फॉरेस्ट क्या मतलब है? इन द हायर लैटिट्यूड लाइक -50 डिग्री टू 70 डिग्री ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके, द स्पेक्टिकुलर कॉनीफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड। यस, फिगर 6.13 पहले आप लोग देखो, एंड ए एंड बी जो है 6.13 के ए एंड बी, वो दोनों देखने के बाद आपको समझ में आया कोनीफेरस फॉरेस्ट जो है एक्चुअली किसे कहते हैं। यस, और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पेंसिल से अंडरलाइन भी करते हो, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टिग्गा। हाँ, टिग्गा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे अंडरलाइन करो। दिस फॉरेस्ट आर आल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड। हाँ, बेसिकली हाई यानी ऊंचे स्थानों पर ऐसे फॉरेस्ट बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं अक्सर। ओके, दिस फॉरेस्ट are also seen in the higher altitude. These are the tree which सालिमा found in the Himalayan evidence. Yes, ये वैसे ट्री हैं जो सालिमा अभी अपने ट्रिप पे गई थी, टूर पे, जो अपने पापा से एक्सपीरियंस शेयर करती है। ये वही फॉरेस्ट है जो वहाँ सालिमा को देखने को मिले थे। They are tall, soft wood evergreen tree, और ये लंबे होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्री होते हैं। ठीक है, The woods of this tree are very useful to making pulp। हाँ, पल्प बनाने के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, बहुत ही कारगर होते हैं ये पेड़, यानी कि इस तरह के पेड़ों से अक्सर हम पल्प बनाते हैं। विच इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज प्रिंट। बिल्कुल, हम जितने भी पेपर देखते हैं, ठीक है, न्यूज प्रिंट के लिए पेपर यूज होता है, हमारे यूज के लिए पेपर जो आते हैं वो पल्प के पौधों से बनते हैं, जो बेसिकली कोनीफेरस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। यस,
मैच बॉक्स एंड पैकिंग बॉक्सेस आर आल्सो मेड फ्रॉम द सॉफ्ट वुड। बिल्कुल, मैच बॉक्स की बात करें, पैकिंग बॉक्सेस जितने होते हैं वो सॉफ्ट वुड के पेड़ से बनते हैं। और इतना ही नहीं, चीन पाइन, क्या है, चीन पाइन, सीडर आर द इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ द ट्री इन दिस फॉरेस्ट। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर कॉमन एनिमल आर फॉरेस्ट। और इस तरह का बेसिक ऑब्वियस सी बात है, जब ये इतनी हाइट पे आप जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ बहुत ठंड पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में, ऐसे वेदर में सारे बहुत तरह के आपको नहीं मिलेंगे एनिमल सर्वाइव करेंगे। कुछ रेयर एनिमल है जैसे सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर। यस, पोलर बियर को आपने बहुत अच्छी तरीके से जाना होगा। आर द कॉमन एनिमल फॉर, ये सब कॉमन एनिमल है जो बेसिकली इस जगह पे पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ग्रासलैंड्स की, जो हमारा आज का सबसे लास्ट टॉपिक है ग्रासलैंड, हमने अभी जाना मेडिटेरियन वेजिटेशन एंड कॉर्निफेरस फॉरेस्ट पर जाना। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज ग्रासलैंड। ग्रासलैंड जो है सबसे अलग है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ट्रॉपिकल ग्रासलैंड समझते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या है? These occur on either side of the equator and extend till the tropics। और बेसिकली ये इक्वेटर के साइड से होता है और कहाँ तक एक्सटेंड होगा? ट्रॉपिक्स तक होगा, ठीक है। अगर फिगर 6.14 को देखेंगे तो समझ में आएगा। The vegetation grown in the area of moderate टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। बिल्कुल, जहां पे बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती होगी वैसे जगहों पर इस तरह के वेजिटेशन जो है ग्रोन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ग्रासलैंड के नाम से भी जानते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं हम। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, अबाउट 3 to 4 मीटर इन हाइट। अगर हम ग्रास जो है यहाँ पे जो ग्रोन करते हैं, अगर उसके हाइट की बात करें तो बेसिकली वो 3 से 4 मीटर तक के हाइट तक के होते हैं। यस, उसमें है सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर ऑफ द टाइप। सवाना की बात करें, सवाना ग्रासलैंड जो है वहां पे 3 to 4 मीटर्स हाइट के ग्रास भी देखने को मिलते हैं। एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लियोपार्ड आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ये जितने भी एनिमल्स हैं ये इस ग्रासलैंड में कॉमनली तौर पर देखने को मिलते हैं। आगे है टेम्परेट ग्रासलैंड। यस, अभी हमने जाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में जाना, ट्रॉपिकल, अब हम टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में जानेंगे। ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का था, लेकिन मैं आपको टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में बताने वाला हूं। टेम्परेट ग्रासलैंड में क्या है? दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। यूजुअली ग्रास हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रियस। और हाँ, ये ग्रासलैंड जो है टेम्परेट, ये कहाँ मिलेगा? लैटिट्यूडनल जोन में, मिड लैटिट्यूडनल जोन में मिलेगा। यहाँ के जो ग्रास जो होते हैं उनकी खास बात ये होती है, ये जो ग्रास होते हैं शॉर्ट होते हैं और इतने न्यूट्रियस भी होते हैं। ये थोड़ा सा जैसे कि न्यूट्रियस मतलब कि जो खाने योग्य, जो खाने में कुछ न्यूट्रियस प्रोवाइड कर सके। लाइक देखो एग्जांपल में है वाइल्ड बेफेलोज, बिसॉन्स, एंटीलोप्स आर द कॉमन इन द ट्रॉपिकल रीजन। ये जितने भी एनिमल्स हैं यहाँ पे बहुत ही कॉमन है इस रीजन्स में, बिल्कुल। और क्योंकि यहाँ जो वेजिटेशन यहाँ के ग्रास है वो न्यूट्रियस होते हैं और ये सारे एनिमल्स इस ग्रास को फीड करके सरवाइव करते हैं। लेकिन अब बात करें थ्रोनी वर्सेस की, तो ये क्या है जरा इस पे देखते हैं। These are found in the dry desert like region, right? Tropical deserts are located in the western margin of the continent. थ्रोनी बशेस जो है वो बेसिकली रेगिस्तान या फिर ड्राई सीजन, सूखे जगहों पर मिलते हैं, ठीक है। द वेजिटेशन कवर इज स्केयर हेयर बिकॉज द स्टेनी रेन एंड स्क्रॉचिंग हीट। और बिल्कुल सही बात है, इस तरह के प्लांट्स के ग्रोन होने का रीजन ये है कि यहाँ पे रेन तो बिल्कुल ना के बराबर होती है और बहुत ही गर्मी होने की वजह से यहाँ पे इस तरह के पौधे जो है अक्सर देखने को मिलते हैं। कह रहा आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन इन द वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप आप अगर देखोगे तो वहां पे आएगा आपको डेजर्ट रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप खुद से पहचानो और समझने की कोशिश। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन से डेजर्ट है? आप लोग इसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। क्या आपको पता है इंडिया में डेजर्ट जो है उसका क्या नाम है और वो कहाँ पे है? नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट व्हिच यू हैव लर्न अर्लियर। बिल्कुल, और ऐसे कुछ कॉमन एनिमल्स के नाम बताइए जो कि बहुत ही इजी है आप लोगों के लिए। यस, आप लोग कमेंट बॉक्स में एनिमल का नाम भी लिख सकते हो और आपको बताना है जो कि डेजर्ट एरिया में बेसिकली वो एनिमल देखने को मिलते हैं। आप सब बहुत पहले से ही जानते हैं और पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। आगे बात करते हैं। If you reach the polar region, you will be find place extremely cold। बिल्कुल, जैसे ही आप पोलर रीजन पे पहुंचोगे वहां का सॉरी
इन्वायरमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा ठंड है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हियर, यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन बहुत नाम मात्रा में ग्रोथ हो पाता है, क्योंकि वहाँ कारण है वहाँ बर्फीली रीजन होते हैं वो। द ओनली मोसेस लीन्स आर वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर, इट ग्रोन ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, दिस इज कॉल्ड द टुंड्रा। और हाँ, इस तरह के जो वेजिटेशन यहाँ पे ग्रोन करते हैं वो बहुत ही कम समय में, यानी कि बहुत कम समय के लिए यहाँ पे जो है कह सकते हैं वेजिटेबल जो ग्रोथ करता है बहुत ही लिमिटेड मात्रा में। और ओनली मोसेस लींचेस आर वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर, इट ग्रोन ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, बहुत ही कम समय के लिए समर वहां पे आती है, क्योंकि वो बहुत ही बर्फीला ठंडे प्रदेश है, ठंडा प्रदेश नहीं ठंड जगह है, ठीक है। जब पोलर रीजन में जाएंगे हम तो वहाँ बहुत कम समय के लिए जो आता है समर, और उसी ड्यूरेशन में ये जो है, ये जो जितने मैंने नाम बताया ये ग्रोन करता है, ठीक है। And yes, only most niche a very small shrub are found here. It grown in the very short summer, and yes, this is called the tundras type of vegetation. इसको टुंड्रा के नाम से भी जानते हैं, टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। कभी पूछे टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन क्या है तो आप डिस्क्राइब कर सकते हो। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरिया ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। दिस एनिमल हैव थिक fur and thick skin to protect themselves from the cold climatic conditioner. सियाल उसके जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले बता दूं, ये जो एरिया है ये ऐसे जगहों पे है जहाँ पे आप कह सकते हो कि बहुत ठंड पड़ती हो, और इन सारे जानवरों के शरीर में कैसे फर मतलब एक फर तरह का होता है जो कि इनको ठंड से बचाता है कहीं ना कहीं। यहाँ फिर से द एनिमल हैव थिक फर, बहुत ही मोटा फर होता है इनमें, एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, और बहुत ही मोटी चमड़ी होती है जो उनको ठंड से बचा सके। सील, वालरसेस, मस्क ऑक्सन एंड आर्कटिक ऑल, ये सब जो है यहाँ पे, और इतने नहीं, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस आर सम ऑफ द एनिमल हैव फाउंड हियर। ये सारे जो एनिमल हैं बेसिकली इस ठंडे जगहों पे, क्योंकि इनके शरीर की जो बनावट है उस टेम्परेचर उस वेदर के अकॉर्डिंग जो बनावट होती है जिसकी वजह से वो वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन फिगर 6.16 देखोगे तो आपको ये सारे जो है देखने को मिलेंगे। सील किसको कहते हैं, वालरस किसे कहते हैं, पोलर बियर किसे कहते हैं, फिगर में आपको यहाँ डिस्क्राइब किया, ठीक है। आगे कहते हैं सालिमा's father showed her some photographs of thick forest. In some of the photography, Salima observed that people were cutting trees and clearing the forest. Her father explained that the local people wanted their land for agriculture and settlements, so they cleared the forest. बिल्कुल जो सालिमा के फादर ने कुछ फॉरेस्ट को दिखाया, सालिमा फोटोग्राफ्स दिखाए फॉरेस्ट के, जिसमें थिक फॉरेस्ट के बारे में दिखाया था, और वहां पे उन्होंने बताया कि हाँ पीपुल जो है अपने यूज के लिए, हैबिटेट्स के लिए कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को कटिंग करते जा रहे हैं, उसे क्लियर कर रहे हैं ताकि वो वहां पे सरवाइव कर सके। डे बाय डे ये काम आगे बढ़ता जा रहा है। सालिमा स्टार्टेड वंडरिंग इफ ऑल फॉरेस्ट आर cleared, then where will the wildlife go? हाँ, सालिमा के मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन आया वो फोटोग्राफ्स देख के। वो सोच रही पापा अगर ऐसे ही पेड़ कटते गए धड़ल्ले से तो वाइल्ड लाइफ का क्या होगा, सारे जंगली जानवर का क्या होगा, वेजिटेशन का क्या होगा। Will the forest take the original shape again if people go to the cutting the tree like this? Will there is enough oxygen, water vapor, timber, fruits and natural available in future? और हाँ, उसके मन में आया क्या पिताजी अगर मान लो ऐसे ही पेड़ों की कटाई होती गई तो क्या आगे चल के इस तरह के हमें जो इतने सारी चीज मिल रहे हैं नेचर से, फॉरेस्ट से, क्या वो सारी चीजें मुझे दोबारा मिल पाएंगी? क्या वो फॉरेस्ट अपना जो कट जाने के बाद वो पहले वाला रूप गेन कर पाएगा? और इतना ही नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन था कि हम लोग फॉरेस्ट से इतने सारे काम की चीजों को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, क्या वो सारी काम की चीजें हमें मिल पाएंगी? काम की चीजें दैट मींस की बात करें तो विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन? उसके मन में ये तो डाउट था, लेकिन अगला क्वेश्चन वो कह रही है इफ पीपल गो टू ऑन द कटिंग द ट्री लाइक दिस, अगर पीपल लगातार ऐसे पेड़ों को काटते गए, विल देयर बी इनफ ऑक्सीजन? क्या उसके बाद इनफ ऑक्सीजन देखने को मिला? जो इतने बड़े पॉपुलेशन को फॉरेस्ट जो फीड कर रहा है, क्या वो उसमें ऑक्सीजन मिल पाएगा? वाटर वेपर, टिम्बर, वाटर है, वेपर है, वाटर वेपर है, टिम्बर्स है जो वुड होते हैं जो हमारे यूजफुल होते हैं, फ्रूट्स नट्स अवेलेबल इन फ्यूचर, क्या हमें भविष्य में ये सारी चीजें मिल पाएंगी जिस तरह से आप धड़ल्ले से सारे जो इंसान कटाई कर रहे हैं? Do you agree with Salima? Hold a discussion with your friend about the depletion of our
डाइवर्स फीड फ्लोरा एंड फाउना सजेस्टेड सम मेजर टू द कंसर्न। हाँ, और इसके ऊपर डिस्कशन करने की जरूरत है। हम सारे फ्रेंड्स अभी तो हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, आप घर में अपनी डिस्कशन कर सकते हो कि क्या आप सालिमा से अग्री करते हो। सालिमा का क्वेश्चन है कि क्या अपने फादर से पूछती है, क्या अगर जो जितने भी ह्यूमन बींग्स है अगर इस तरह से पेड़ों की कटाई करते गए उससे मिलने वाले सारी चीजें क्या फ्यूचर में हमें मिल पाएंगी? क्या एक बार कट जाने के बाद सारे पेड़ क्या वो अगेन अपने शेप को गेन कर पाएगा? ये सारी चीजों को सालिमा का क्वेश्चन था। अगर आप अभी के टाइम में अपने घर, अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली वालों के साथ बैठ के सारी डिस्कशन कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन जाना हमने, फॉरेस्ट के बारे में जाना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन एंड टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। फिर मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, कोनीफेरस फॉरेस्ट के बारे में हमने जाना। फिर हमने जाना फाइनली कि ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में भी ट्रॉपिकल है और टेम्परेट है, ठीक है, ग्रासलैंड के बारे में जाना। ये जो था हमारा टॉपिक आज का, ये चैप्टर, इनमें ये सारी चीजें इंक्लूड थी, इनमें बहुत सारी चीज जो आप पहले से भी जानते हो। ओके।